हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और आज मेरे साथ स्टूडियो में जो मौजूद है आदित्य कुमार, जिन्होंने जेई मेन में रैंक 4th हासिल की थी और जेई एडवांस में भी बहुत अच्छी रैंक के साथ, बहुत अच्छे स्कोर के साथ अपने ड्रीम कॉलेज को हासिल करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आदित्य से बात करते हैं। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आदित्य, कैसा लग रहा है? जेई मेन में रैंक हासिल की थी और अभी फिर से आपने जो सोचा था कि ड्रीम कॉलेज मेरा आईआईटी बॉम्बे है और वो मुझे मिल जाए, उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। फाइनली वो अचीव करने वाले हो। मतलब अच्छा फीलिंग है। ऐसा है कि डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में। जब आपका हार्डवर्क पे ऑफ करता है तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, कोटा के साथ बहुत सारी यादें आपकी जुड़ गई होगी। बैंगलोर से आप रहने वाले हो और बैंगलोर से कोटा तक का सफ़र आपने खास तौर पर अपना सपना पूरा करने के लिए किया और वो सपना पूरा भी हो गया। कोटा के बारे में आप क्या कहोगे? कोटा बहुत अच्छा जगह है। मतलब बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। अगर पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से बात करना है तो ऑब्वियसली कोटा बहुत अच्छा है। यहाँ पे नेशन वाइड कॉम्पिटिशन मिल ही जाता है, सब तरह के लोग मिलते हैं। इनफैक्ट सिर्फ पढ़ाई का भी नहीं, इन जनरल हर तरह के लोग मिल जाएंगे। मतलब लाइफ में आप क्या क्या एनकाउंटर करने वाले हैं ये सब भी आपको पता चल ही जाए। तो इस पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा है। प्लस कंपटीशन बहुत अच्छा है। ये आपको ड्राइव करता है, आप हमेशा अपने परफॉर्मेंस को और बेटर करते जाइए, और आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जेई मेन के लिए जब आपने प्रिपेयर किया था, उसके बाद में जेई एडवांस के लिए आई थिंक समय बहुत कम बचा था जेई मेन के एग्ज़ाम के बाद में। तो क्या आपने अपना प्लानिंग, अपना स्ट्रैटेजी को चेंज किया था? एडवांस के लिए कुछ और एक्स्ट्रा मेहनत लगी प्रिपरेशन के लिए? मतलब इस प्रेपरेशन में सबसे पहली बात तो मैं हमेशा अपने टीचर्स के साथ टच में था। तो जो भी स्ट्रैटेजी चेंजेस या जो भी प्रेपरेशन के मेथड्स में चेंजेस लाने थे वो मैं हमेशा उनसे एक बार कंसल्ट कर लेता था कि क्या मैं ये स्टेप लूँ या ना लूँ। और मतलब कोई बहुत ज़्यादा चेंज था नहीं, क्योंकि एडवांस का अगर आप प्रिपेयर कर रहे होते तो मेंस ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कवर हो जाता है। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं मेंस में, तो उनके लिए आप स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर सकते हैं मेंस के थोड़े से कुछ दिनों पहले, मतलब 1-2 वीक का स्पैन में। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्टली मेरा प्रिपरेशन वैसे का वैसा था। ओके। अच्छा, एक्सपेक्टेशन थी खुद से कि मैं अचीव कर लूँगा ये? क्योंकि जैसे लास्ट टाइम भी जब हम जेई मेन के समय मिले थे, इंटरव्यू जब हम कर रहे थे, तो आपने अपना ड्रीम कॉलेज मुझे बताया था। तो वो एक उम्मीद थी कि जो मैंने सोचा है वो मैं पा ही लूँगा। खुद से उम्मीद थी वो? मतलब फाइनली मैं ऐसे ही सोचता था कि अगर मैं इतना मेहनत डाल रहा हूँ तो अचीव क्यों नहीं होगा। बस इस पूरे प्रिपरेशन में मुझे कॉन्फिडेंस था कि नो मैटर व्हाट हैपेंस मैं अच्छा ही करूँगा। अच्छा, जेईई एडवांस की अगर एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी आपसे जानना चाहूँ एग्जैक्टली, वो एक मेन दिन जब था, जब लग रहा था कि जिस चीज़ के लिए 2 साल तक मैं मेहनत कर रहा हूँ कंटिन्यू, वो आज दिन है। क्या उस दिन आपने स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल करी? और जो पहले से सोचा था वो क्या एग्जैक्टली उस दिन हो पाया? मतलब एक होता है ना कि हम थोड़ा एग्ज़ाम हॉल में अलग चीज़ें भी कर लेते हैं, या फिर जो सोचा था वही किया? मतलब मोर और लेस जो सोचा था वैसा ही हुआ। एडवांस के ड्यूरेशन में मेरी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी कुछ ऐसी थी कि पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि एडवांस और मेंस दो अलग गेम्स हैं। क्योंकि मेंस में आप एक ही पेपर देते हो 3 घंटे का, वेराज एडवांस में आपको 2 पेपर देने हैं, वो भी 1 या 2 घंटे के गैप के अंदर। तो फटीग एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है एडवांस का एग्ज़ाम देते वक्त। तो उस पूरे ड्यूरेशन में अपने स्टेमिना और मोरल को अप रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट पेपर देने के बाद लोगों का मूड डाउन हो जाता है, ये आप खुद को परमिट नहीं कर सकते। यू हैव टू बी स्ट्रांग, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ फर्स्ट पेपर कैसा गया, सेकंड पेपर आपका एक नया गेम है, एक नया अपॉर्चुनिटी अपने नॉलेज को शोकेस करने का। तो एक तो ये मेंटालिटी चेंज था, मेंटालिटी शिफ्ट था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एग्ज़ाम के अंदर का स्ट्रेटजी का बात करूँ तो मेजर प्लान तो यही था कि जितने भी सवाल आ रहे हैं उनको पहले बना जाओ, और जहाँ पे भी मतलब एक मेंटली एक अप्रॉक्स बॉल पार्क फिगर है कि 3 मिनट से ज़्यादा अगर कोई सवाल ले रहा है तो उसको वहाँ पे ड्रॉप करना है, बाद में आके देखना है। प्लस इसके बाद किन सवालों को, मतलब क्योंकि ऐसे भी सवाल होते हैं जो हमको लगता है कि नहीं बन रहा, मतलब जब आप सवाल रिव्यू पे भी डाल रहे होते हैं तो उनमें कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आपको लगता है कि अरे पूरा नया ही सोचना पड़ेगा, समझ ही नहीं आ रहा सवाल बोल क्या रहा है। और कुछ ऐसे होते हैं कि कैलकुलेटिवली लंबा है, हो जाएगा अगर थोड़ा टाइम दो तो इनमें से भी पिक करना कि कौन से सवाल बनाने हैं कौन से नहीं बनाने हैं, ये मेजर आइडिया था।
अच्छा चलिए, आपने अभी एक चीज़ मेंशन करी कि जी मेन का अलग गेम है एग्ज़ाम का और जी एडवांस का बिल्कुल अलग है। और जैसे आपने बताया, और क्योंकि 2 पार्ट में होता है, बीच में एक ब्रेक टाइम भी मिलता है, उस ब्रेक टाइम में एग्ज़ैक्टली माइंड में क्या चल रहा था? क्योंकि आपने 3 साढ़े 3 घंटे पहले एक एग्ज़ाम दिया है और ऐसे में दूसरे एग्ज़ाम के लिए आपको फिर से मेंटली प्रिपेयर रहना है। तो उस 1 डेढ़ घंटे में जो ब्रेक टाइम था उसमें क्या किया? उस 1 डेढ़ घंटे के ब्रेक टाइम में मैंने लिटरली कुछ नहीं किया था। मैं रूम में आया, मतलब वहाँ पे मेरी मम्मी, पापा और चाचू तीनों ही थे जयपुर हुँ, में, मेरा सेंटर जयपुर पड़ा। हुँ। तो ऐसे ही मतलब खुद बातचीत को कर रहा रिलैक्स था, किया। हाँ, रिलैक्स कर रहा था, फिर टॉम एंड जेरी देख रहा था बैठ के। तो अच्छा चलिए, आपने बीच में मेंशन कर ही दिया है तो जान लेती हूँ, पढ़ने के अलावा क्या-क्या शौक है? पढ़ने के अलावा मतलब स्पोर्ट्स के फील्ड में बोलूँ तो मुझे बास्केटबॉल और फुटबॉल अच्छे लगते हैं। इसके अलावा इन जनरल हॉबीज़ की बात करूँ तो कुछ गाने सुनना या फिर स्केचेस बनाना, मतलब वो अच्छा लगता है। और रात में कभी-कभार ऐसे ही टहलने चले जाता हूँ और स्टार गेज़ करता हूँ, तो कॉन्स्टेलेशंस स्काई में आइडेंटिफ़ाई करना, ये सब। अच्छा, एग्ज़ाम तो हो गया था एडवांस्ड का, और उसके बाद में मुझे लगता है कि कोटा से जब वापस आप घर गए बैंगलोर, वहाँ जाके क्या किया? मतलब एक था माइंड में कि चलो एग्ज़ाम हो गया है, रिज़ल्ट मेरा निश्चित तौर पे अच्छा ही आएगा, मैंने एग्ज़ाम अच्छा दिया है। उसके बाद आपने क्या किया? मतलब वो तो था, दोस्तों से मिले, पुराने दोस्त, स्कूल फ्रेंड? कुछ लोगों से मिला, अभी तक कुछ लोगों से नहीं मिल पाया हूँ। लेकिन हाँ, और रिज़ल्ट को लेके मतलब मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव था कि मैंने जो अपना बेस्ट दे सकता था मैंने दिया है, और इसके बेसिस पे जो भी रिज़ल्ट आएगा, जो भी रैंक आएगी, उसको मुझे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आई नो आई गिव माई लेवल बेस्ट। तो ये मेंटालिटी थी, और फिर मैं तो स्ट्रेस फ्री था, मम्मी का थोड़ा बहुत था कि अगर कभी कभार कोई इस टॉपिक को उठा के ले आता था तो मम्मी थोड़ा सा कभी कभार टेंशन में जाती थी कि अरे अभी इतना दिन बचा है रिजल्ट आने। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिलैक्स्ड ही था। ओके, मुझे लग रहा है काफ़ी हर चीज़ को लेके पॉजिटिव आप सोचते हैं, और जैसे आप हर चीज़ में मेंशन कर रहे हैं कि मैं बहुत रिलैक्स ही था। अच्छा, आपके क्लासरूम की, आपकी कोचिंग की बात करते हैं। स्कूल से निकलने के बाद जब हम कोचिंग जॉइन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम डिफरेंस पाते हैं। ऐसे में एलन के साथ जुड़कर कौन-सी नई चीज़ें आपने सीखी और क्लासरूम का कैसा माहौल रहता था? अगर मैं स्पेसिफिकली डिफरेंसेस की बात करूँ तो स्कूल में जितने एग्ज़ाम होते हैं उसमें उसके कंपेरिजन में एलन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हुँ, हर दिन क्लास टेस्ट चलते थे, मतलब ऑल्टरनेट डेज, कभी 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 कभार हर दिन। तो कांस्टेंट रिवीजन होता रहता था, ऐसा नहीं होता था कि आप कोई टॉपिक भूल सकते हैं, मतलब अगर आप भूलेंगे तो आपका टेस्ट खराब जाएगा, और टेस्ट खराब जाना तो अच्छा नहीं लगता। तो वापस से पढ़ ही लेते थे। हुँ। और कभी कोई टॉपिक एग्जैक्टली आउट ऑफ टच नहीं होता था, अगर ऐसा लगा तो वो टेस्ट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता था, तो उसको रिव्यू कर लेते थे। तो ये एक की आइडिया था। इसके अलावा एक शायद डिफरेंसेस की, टीचर्स के पढ़ाने के तरीके में भी बहुत हाँ रात-दिन का अंतर होता है। हाँ, मतलब स्कूल में अगेन जिस तरह से नोटबुक वर्क होता है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें थोड़े रिजिड होते हैं। जिस तरह से होमवर्क दिया जाता है। हाँ, हुँ, होमवर्क। तो मतलब ऐसा एग्जैक्टली नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। हुँ। स्टिल मतलब अगर आप स्कूल के नॉर्म्स भी फॉलो करो कि ऑन डॉट टाइम आप होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो वगैरह, दैट विल काइंड ऑफ जेल इन विथ यहाँ का भी पढ़ाई का सिस्टम। लेकिन अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूँ तो क्योंकि यहाँ पे फैकल्टी भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब अमंग द बेस्ट इन इंडिया, तो उनको सब्जेक्ट नॉलेज भी अच्छा है, मतलब काफ़ी डिटेल में सब्जेक्ट नॉलेज है। कभी कभार ऐसा होता था स्कूल में कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक का कोई एक वीक स्पॉट है या ग्रे एरिया है जिसको आप टीचर को पूछो तो उनका भी वो ग्रे स्पॉट निकलता था। बट यहाँ पे ऐसा रेयर ही होता है, मतलब अगर होता है तो फिर टीचर्स रिवर्ट भी कर जाते हैं, मतलब एक दो दिन में कोई रिसोर्स या रेफरेंस हुँ। मटेरियल चेक करके रिवर्ट भी करते हैं। और स्कूल में उतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन हाँ एलन में ही इतना तो मतलब पॉजिटिव अच्छा चीज़ था। अच्छा, जेईई एक ऐसा एग्ज़ाम जिसके लिए लाखों स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और हर किसी का सपना आईआईटीएन बनना है, हर किसी का ड्रीम कॉलेज आईआईटी बॉम्बे होता है। लेकिन ऐसे में उसके लिए मैं कहूँगी टफ़, जब कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है तो कॉम्पिटिशन भी बहुत टफ़ होता है। आपके साथ में जो आस-पास वाले हैं वो कॉम्पिटिटिव भी वैसे ही होते हैं। ऐसे में ये कितना ज़रूरी है कि हमारे आस-पास वाले भी उतने ही मैं कहूँगी टफ़ कॉम्पिटिटिव हों? पीयर मतलब ग्रुप कितना इम्पोर्टेंट होता है? पीयर ग्रुप मतलब उसका एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू है, क्योंकि मतलब आई कैन पर्सनली से कि मैं जहाँ 11th के स्टार्ट पे या 10th के एंड पे जिस स्टेज पे था और अभी जहाँ हूँ उसमें एक बहुत अच्छा चेंज है। एंड अ ह्यूज पार्ट ऑफ दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई पीयर ग्रुप, क्योंकि जब वो अच्छा कर रहे होते हैं देन यू गेट ए ड्राइव कि अगर वो भी मेरे जैसे हैं, हुँ, वो भी मेरे तरह स्कूल में पढ़ रहे थे, वो भी नॉर्मल बैकग्राउंड से आए हैं, मतलब ऐसा तो होता नहीं कि कोई बाय बर्थ प्रोडिजी हुँ। निकला या ऐसा। बट अगर वो भी कर पा रहे तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा, ये ड्राइव मिलता है, तो आप कंसिस्टेंटली अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने पे जाते हैं।
इसके अलावा मतलब पीयर ग्रुप का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार कंपटीशन थोड़ा सा जब स्टीप होने लगता है तो थोड़ा बहुत स्केर्मिशेस स्टार्ट हो जाता है। तो इनको इनसे रिफ्रेन करना ही बेटर है, क्योंकि आपका पीयर ग्रुप में आपके दोस्त भी है, दे आर ऑल्सो योर ओपोनेंट्स बट दे आर ऑल्सो योर फ्रेंड्स, एंड ये एक फ्रेंडली राइवलरी है। आप compete कर रहे हो एक स्पॉट के लिए, एक सीट के लिए आपके ड्रीम कॉलेज में, लेकिन इट शुड नॉट बी बाई पुलिंग अदर्स डाउन, इट शुड बी बाई ड्राइविंग योर ओन सेल्फ फॉरवर्ड। मतलब आप इतना अच्छा करो कि आपके एक तो पीयर ग्रुप भी मोटिवेट हो और आप भी अच्छा परफॉर्म कर पाओ। अच्छा, क्लासरूम में जैसा आपने मेंशन किया कि वही पीयर ग्रुप है और वही आपके दोस्त भी होते हैं, तो क्लासरूम में क्या मस्ती भी होती थी या हमेशा बहुत सीरियस टाइप की पढ़ाई चल रही है? नहीं, मस्ती तो हमेशा होती थी। मतलब जैसे ही क्लास के बीच में ब्रेक होता था तो अगर कोई मतलब ऐसे ही टिफिन मतलब स्नैक्स ब्रेक जो भी होता था उसमें अगर कोई फॉइल लेके आया तो एक आदमी बॉटल ले लेता था, एक आदमी फॉइल ले लेता था, हम लोग क्रिकेट खेलना शुरू करते थे। अच्छा, क्लासरूम में शुरू हो गए। क्लासरूम में। ओके। अच्छा, बहुत सारी बातें आपने बताई, लेकिन जैसे बीच में आप टेस्ट को मेंशन कर रहे थे, टेस्ट आपको कैसे हेल्प करते हैं? क्या आप कुछ हमें पहले आइडिया लग जाता है टेस्ट के थ्रू? मतलब टेस्ट का ये काम है कि वो आपको अपने ही परफॉर्मेंस और अपने कैपेबिलिटीज़ को जज करने में हेल्प करते हैं। अगेन दे आर नॉट अ फुल स्टॉप कि आपका टेस्ट में जितना स्कोर आया उतना ही आप कर सकते हैं, क्योंकि ग्रो करने का तो इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है, सब में होता है। तो मतलब उनका काम है आपको रिमाइंड करना कि अगर आप कोई टॉपिक्स भूल रहे हैं या कहीं पे आपका प्रिपरेशन लैक कर रहा है तो वो उनको हाईलाइट कर देते हैं। वो मार्क्स के टर्म्स में रिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन मार्क्स इज़ नॉट समथिंग विच यू शुड बी वेरी फॉन्ड ऑफ। वो एक रिमाइंडर है, इन सम वे इट इज़ अ रिमाइंडर, अ चेक पॉइंट कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर मार्क्स कितना भी बोल रहे हैं, मार्क्स सबको ही पसंद है, तो मार्क्स बढ़ाने के लिए फिर अकॉर्डिंगली आप अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए और अपने पीयर ग्रुप में कंसल्ट कीजिए कि क्या स्ट्रैटेजीज़ में आप चेंज ला सकते हैं। और एक और जो बेनिफिट होता है टेस्ट का वो है कि वो आपको एग्ज़ाम को सिमुलेट करने में हेल्प करता है। तो मतलब यहाँ पे भी एलन में भी जो CBTs होते थे उसमें जो हमारे 3 घंटा फॉलोड बाय 2 घंटा का गैप, फिर 3 घंटे में का एग्ज़ाम, तो उससे स्टेमिना बिल्ड तो होना शुरू ही हो जाता है और प्लस उतने देर तक पीक फोकस मेंटेन करना भी मतलब डेवलप हो जाता है ओवर टाइम। आपने बातों ही बातों में बहुत सारी एडवाइजेस अपने जूनियर्स को दे दिए जो नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है आप ही की तरह जेई प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, या जिनका नेक्स्ट ईयर आप ही की तरह जेई एडवांस को क्रैक करने का टारगेट है। अच्छा, जो कोटा आ रहे हैं, जो सोच रहे हैं कोटा आने के बारे में, आप उन्हें अपनी तरफ से क्या एडवाइस करना चाहिए? अपना घर छोड़कर, अपना शहर छोड़कर जब आप किसी सपने के लिए दूसरे शहर में जाते हो तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्या कोई डिस्ट्रैक्शन हो सकता है? डिस्ट्रैक्शंस तो होते हैं, लेकिन मतलब इस पूरे प्रोसेस में मेरी मम्मी मेरे साथ 2 साल थी, तो अगर कहीं पे भी थोड़ा बहुत स्ट्रे हो रहा था मेरे पास से तो मम्मी रिमाइंड कर देती थी कि गोल वहाँ है, इधर नहीं लेकिन जो जाना। अकेले आ रहे हैं कोटा में, उन्हें आप क्या कहेंगे? आपको मतलब बहुत हेड स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो अगर आपका टारगेट सेट है, आप अगर डिटर्मिन्ड हो आपको टारगेट अचीव करना है, तो डिस्ट्रैक्शंस, यू कैन नॉट अफोर्ड डिस्ट्रैक्शंस। बट ऐसा भी नहीं है कि मतलब डिस्ट्रैक्शंस में खेल कूद तो चलता ही है, तो यू कैन सेट लिमिट्स ऑन आप क्या डिस्ट्रैक्शन बोल रहे हो। मतलब ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि मतलब कुछ लोग सोशल मीडिया पे होते हैं या यूट्यूब देख रहे होते हैं, तो ठीक है थोड़ा देर के लिए मतलब आप अपने लिए एक डेडलाइन सेट कर लो कि इतना देर देखना है या इतना देर इस पे स्पेंड करना है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये याद रहना चाहिए कि आपको कब वापस पढ़ाई पे जाना है, कब वापस आपको अपना गोल सेटिंग वाले मोड पे जाना है। यानी आपको याद होना चाहिए आप किस गोल के लिए, किस एम के लिए कोटा आए हो, अपने किस सपने के लिए आप आए हो, आपको लिमिट तय करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एलन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, ऐसे ही नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू। तो जेई मेन हो या जेई एडवांस्ड हो, आदित्य कुमार ने दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और फाइनली अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ अपने कदम ये बढ़ा रहे हैं। चलिए, इसी के साथ मुझे इस खास प्रोग्राम में यही इजाज़त दीजिए। नमस्कार।